नमस्कार। अगर बच्चों आप लोग कक्षा 11 के छात्र हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 और 26 विषय सामान्य हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बच्चों आज हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एक इम्पोर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। अगर बच्चों आप लोगों ने इस क्वेश्चन पेपर की अच्छे प्रकार से प्रैक्टिस कर ली तो बच्चों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम में 80 प्लस मार्क्स 100% आएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में खंड आ देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, लहरों के राजहंस जो रचना है ये इसकी विधा क्या होगी। तो लहरों के राजहंस की जो विधा है वो आपकी नाटक क्या हो जाएगी, नाटक। बच्चों आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये किस लेखक की रचना है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर खा है, चारूचंद्र लेख के रचनाकार कौन है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका आपका सही जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में लेखन करने वाले आपके लेखक कौन हैं। तो वे आपके लेखक हैं गुलाब राय। कौन है, गुलाब राय जो आपके हैं, इन्होंने द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों युगों में अपनी लेखन की है। इसके बाद आपके कह रहे हैं श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है। तो उसके आपके हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है, 2 का अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के कवि हैं। इसका आपका सही जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग के कवि हैं। स्वर्ण किरण पंत जी का किस वर्ग का काव्य है। तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा छायावाद युग। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि दिनकर साहब को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो वो आपका मिला था उर्वशी पर। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको कभी भी भूलना नहीं है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे सुमिलित कीजिए, तो कौन सा आपका सही है। तो वो यहाँ पर आपका रश्मि जो रथी है, यह आपका खंड काव्य है, यही आपका यहाँ पर विकल्प बिल्कुल सही विकल्प है। इसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर आपको विकल्प चुनकर देने हैं। भारत में प्रतिवर्ष कितने लोग जो आपका रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। लगभग बच्चों मारे जाते हैं 1.5 लाख लोग प्रति साल मारे जाते हैं। जो आपके रोड एक्सीडेंट के वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, सभी को पता है। उपरोक्त में सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा, उसी गद्यांश से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों सबसे पहले आपका यहाँ पर काम है कि आपको गद्यांश के पाठ का नाम पता होना चाहिए और साथ साथ में आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको इतनी बातें पता हैं तो आप आसानी से कर पाएंगे। जो कॉपी चेक करते हैं वो सिर्फ लेखक का नाम देखते हैं और पाठ का नाम देखते, सिर्फ इतना ही चेक करते हैं कि आपके पाठ का नेम सही लिखा है और आपने लेखक का अगर नेम सही लिखा है तो आपके पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। बाकी सब बच्चे इस वाले क्वेश्चंस को बना बना के लिखते हैं, तो भी आप बना बना के लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपका पाठ का नाम और लेखक का नाम अगर आपने सही कर दिया तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 100%। ठीक है, जो कॉपी चेक करते हैं बस इतना ही देखते हैं। इसके बाद सेम यहाँ पर आप अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आप अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सेम वही, सबसे पहले आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम बताना होगा।
इसके बाद कह रहे हैं फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, जहाँ पर आपको रेखा दिख रही है उसको आपको अपने शब्दों में वर्णन कर देना होता है। आकाश की दो आंखें कौन कौन सी आपको बताना है। अशेष शब्द का पर्यायवाची क्या होता है वो यहाँ पर आपको बताना है। आकाश का आना कैसे हो गया, इसका उत्तर आपको गद्यांश में आपको मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको सेम आपको पद्यांश अंश दिया जाएगा, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और इसके कवि का नाम पता होना चाहिए, किसने ये रचना लिखी है। यही बच्चों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका यही रहता है कि पाठ का नाम अगर आपने सही लिख दिया और आपने कवि का नाम सही लिख दिया तो आपके पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप गद्यांश या फिर पद्यांश के जो भी आपका पाठ या लेखक का नाम है उनको आपको सभी पर अच्छे प्रकार से रट लेना है, ताकि आप एग्ज़ाम में इसको सही कर पाएँ। बाकी आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। सारे बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है, बस आपको उसको निखारना होता है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन आपको अपनी मेहनत करना है, पाठ के सारे नेम याद करने हैं और उनकी हल्की फुल्की स्टोरी भी याद करनी, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये वही पाठ है। इसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। कवि ने किसके माध्यम से आत्मा की स्थिति का प्रकाश डाला है। यहाँ कवि ने किन दो पक्षों के संदर्भ में अपने भाव को व्यक्त किया है। कबीर जीवात्मा को क्या कहते हैं वो यहाँ पर आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद जो अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि अथवा में सेम आपको वही रहेगा, अगर आप वो नहीं कर पाते तो आप ये नीचे वाला भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए, साथ में कवि का नाम पता होना चाहिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की उपस्थिति में लताएं कैसी लगती हैं जब वो कैसी प्रतीत हो रही हैं। गोपियों को क्या देखकर दुख होता है। विरह की स्थिति में गोपियों के लिए क्या दाग बन गया था, इसका आपको आंसर देना है। आपको सारे आंसर इसी पद्यांश में मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय बताना है। यहाँ पर आपको लेखक का जीवन परिचय देना है, आपको किसी एक लेखक का जीवन परिचय दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों सेम आप खा वाला क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके यहाँ पर आपको जीवन परिचय देना, जो भी आपको आसान लगे उसी पर आपको जीवन परिचय लिख देना है। इसके बाद आकाशदीप कहानी भाषा और कथोकथन आपको मूल्यांकित करने हैं। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि बलिदान कहानी जो है उसका जो नायक है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं स्वपठित नाटक के प्रथम अंक का कथा सार आपको अपने शब्दों में लिखना है। अथवा में यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि नाटक के जो नायक हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। शब्द सीमा आपकी 80 शब्द है। इसके बाद यहाँ पर आपका खंडखा आता है, जहाँ पर बच्चों आप लोगों से यहाँ पर संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा, उसी पर संदर्भ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, उसको आपको संदर्भ लिखना है, हिंदी में अनुवाद करना है। सबसे पहले आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए और हल्की फुल्की कहानी पता होनी चाहिए, इसमें क्या बात कही। बाकी आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या क्या कहा गया है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में कभी भी इसको छोड़कर नहीं आना है। अगर आपको नहीं भी आता है तो भी आप बना बना के लिख देंगे, ठीक है, लेकिन कभी भी एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आना है। अगर आप अथवा वाला चाहें तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे बच्चों दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद बच्चों आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको 2 पद्यांश दिए गए हैं, इनको आपको संस्कृत में दिए गए, इनको आपको हिंदी में अनुवाद करना है और आपको साथ साथ में संदर्भ भी लिखना है, मतलब किस पाठ से लिया गया है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। इसके बाद जो यहाँ पर आपसे मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछी, आपको किसी एक का अर्थ बनाकर लिखना है। काफ़ी आसान होते हैं, यहाँ पर केवल आपसे एक ही का पूछा गया है। तो यहाँ पर करें दांत खट्टे करना, बगुला भगत होना, लकीर का फ़कीर होना, जात का पंछी होना, काफ़ी आसान है, इनको आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी कठिन काम नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि
निम्नलिखित का यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है। तो लाकृति का क्या हो जाएगा? लाकृति का यहाँ पर आपको संधि विच्छेद यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा लाकृति। क्या हो जाएगा? लाकृति। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमलोदय का क्या हो जाएगा? कमलधन उदया। क्या हो जाएगा? कमलधन उदया। तो यहाँ पर आपका दा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुराक्षम क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा मधुराधर अरक्षम। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको विभक्ति और वचन बताना है। काफ़ी आसान है, इनके आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है कि सरिश्वी की जो विभक्ति वचन क्या होगी, तो आपकी सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगी। ठीक है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। राजनी ये आपकी सप्तमी विभक्ति एक वचन होगी। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आपको युग्मों का अंतर सहित यहाँ पर आपको अंतर बताना है। तो पहले आपका अभय है, फिर आपका उभय है। तो अभय हो जाएगा निडर, उभय में दोनों। सर और सर, सर का मतलब होता है बाण और सर का मतलब होता है तालाब। तो यहाँ पर आपका बा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनंत शब्द का कौन सा सही अर्थ नहीं है? तो अनंत का यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। अनंत के लिए कौन सा आपका सही शब्द नहीं है, वो यहाँ पर आपको बताना है। तो वो आपका हो जाएगा यमराज। क्या हो जाएगा? यमराज। उद्धति का कौन सा सही अर्थ नहीं है? तो वो आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तम दधि। क्या हो जाएगा? उत्तम दधि यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। तो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि प्रारंभ से अंत तक, तो आपका हो जाएगा अद्यंत। क्या हो जाएगा? अद्यंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसे समझना कठिन हो तो आपको हो जाएगा दुर्बोध। क्या हो जाएगा? दुर्बोध। यहाँ पर आपको वाक्य को संशोधन करना, मतलब आपको सही करना है। तो आपको यहाँ लिखा है, मैं कौन सा वाक्य सही वो आपको बताना है। तो मैं स्वामी जी के दर्शन करूँगा, मैं स्वामी जी के दर्शन करूँगा। तो यहाँ पर आपका दा वाला ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है सेकेंड वाला, कामायनी एक उच्च कोटि का काव्य है। तो इसका यहाँ पर आपको बताना है कौन सा आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आपका सही जवाब कामायनी उच्च कोटि का काव्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि श्रृंगार अथवा हास रस का आपको परिभाषा व स्थायी भाव लिखना है। ठीक है, काफ़ी आसान हो हैं, आप इनको कर सकते हैं। अनुप्रास व उत्प्रेक्षा अलंकार आपको लक्षण व एग्जाम्पल भी देकर बताना है। जो आपको आसान लगे वो दो में से आपको एक कर लेना है। बच्चों ये जो नंबर होते हैं फिक्स नंबर होते हैं, इन पर आपको अच्छी कमान होनी चाहिए। अगर आप अभी याद कर लेंगे तो अब आपके क्लास 12 में भी आपको आराम देंगे। ठीक है। इसके बाद दोहा अथवा हरि गीत का छंद की मात्रा सहित लक्षण व एग्जाम्पल सहित आपको समझाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको किसी एक विषय पर पत्र लिखना है। अपने क्षेत्र में हो रही गुंडागर्दी के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखना है कि हमारे क्षेत्र में गुंडागर्दी ज़्यादा हो रही है। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त हेतु अपने निकट के बैंक शाखा प्रबंधक से आपको आवेदन पत्र देना है कि हमको भाई साहब उच्च मतलब कि हाई एजुकेशन लेना है, उसके लिए मुझे एजुकेशन लोन चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपको निबंध लिखना है, तो जो आप किसी एक टॉपिक पर निबंध लिख सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप निबंध लिखें तो हेडिंग बनाकर ही निबंध लिखें। बिना हेडिंग डाले कभी भी निबंध नहीं लिखना। अच्छे प्रकार से निबंध लिखना है। 9 नंबर का क्वेश्चन रहता है, तो आपको प्रयास ये करना है लगभग आप 3 पेज का निबंध लिखें। ठीक है। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छे प्रकार से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहिए।